प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये आदमगढ़ की गुफाएं जहां हम बैठे हैं, इस स्थान का एकलव्य के इतिहास के साथ काफ़ी जुड़ाव रहा है। यहीं से पास में रसूलिया मित्र मंडल की संस्था है। इस संस्था और किशोर भारती संस्था जो इसी ज़िले होशंगाबाद ज़िले में है, इन लोगों ने सन 1972 में एक स्कूली कार्यक्रम यहाँ शुरू किया था। स्कूलों में विज्ञान के शिक्षण में बदलाव लाने का कार्यक्रम, जो कि शुरुआत में इस ज़िले की 16 शालाओं में शुरू हुआ था और उनमें से कई शालाएं इसी आदमगढ़ गुफा के आसपास यहीं पे फैली हुई हैं। डोलरिया, रोहना, रायसलपुर, निमसाड़िया, जासलपुर, और यहाँ खड़े होकर आप उन तरफ देख सकते हैं। ये कार्यक्रम 72 में शुरू होने के बाद उसी गति से लगभग 1978 तक चला, इन्हीं 16 शालाओं में। और इन दो संस्थाओं के साथ साथ में देश के अन्य संस्थाओं से लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, टाटा इंस्टीट्यूट, IITs वगैरह शामिल थे। और काफ़ी लोग, जिनमें मैं भी था, उस समय आते थे इन संस्थाओं से इस कार्यक्रम के में भाग लेने के लिए। कार्यक्रम में हम किताबें बदलते थे, शिक्षकों को प्रशिक्षण देते थे, स्कूलों में फॉलोअप के लिए जाते थे और अन्य ऐसे काम होते थे। ऐसा करते करते 78 में ये कार्यक्रम इस होशंगाबाद ज़िले के सभी शालाओं में फैलाया गया। उस समय लगभग 190 शालाएं थी, सब में फैलाया गया। तो फिर बहुत बड़े शिक्षक प्रशिक्षण होते थे यहीं रसूलिया के आसपास होशंगाबाद में, बहुत लोग यहाँ जमा होते थे। और ऐसा करते करते 1980 तक ये कार्यक्रम जो है कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं के होशंगाबाद के सभी शालाओं में चालू था। तो 1980 के आसपास कुछ लोग थे जो इस कार्यक्रम से संबंधित रहे थे या इन संस्थाओं से संबंधित रहे थे, जो ये सोचने लगे कि इस कार्यक्रम को केवल एक ही ज़िले में क्यों, और दूसरा केवल विज्ञान में ही क्यों, और विषयों में क्यों नहीं, क्योंकि स्कूली शिक्षा में बदलाव तो फिर पूरी शिक्षा में आना चाहिए। तो ये ऐसी बातचीत कुछ शुरू हुई और लगा कि ऐसा काम अगर करने वाले लोग सामने आते हैं तो कुछ इसमें जुगाड़ करना चाहिए। तो ऐसे ही बातचीत का दौर साल 2 साल चला और उसी बातचीत से उभरा एकलव्य संस्था, और जिसका एक उद्देश्य उस समय ये था कि ये होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, जो इस नवाचार कार्यक्रम का नाम पड़ा था, उसको होशंगाबाद ज़िले के अतिरिक्त और जगह फैलाया जाए
और इसके अलावा स्कूली शिक्षा में अन्य विषयों में सामाजिक अध्ययन, भाषा, गणित, इन सब विषयों में भी एक बदलाव, नवाचार लाया जाए, जिसमें किताबें बदलें, जिसमें शिक्षक तैयार हों और जिससे इस देश की शिक्षा में कुछ व्यापक सुधार करने की शुरुआत हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एकलव्य संस्था की स्थापना हुई थी 1982 में, आज से 8 साल पहले। और ये रेक्स भाई यहाँ साथ में बैठे हैं, शुरुआत के ग्रुप में ये भी एक व्यक्ति थे काम शुरू करने के। एकलव्य संस्था का एक व्यापक उद्देश्य ये है कि समाज में विज्ञान का जो एक महत्व है, चाहे शिक्षा में ही नहीं, कृषि में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण में, तो ये जो विज्ञान और समाज का संबंध है, इसके इर्द गिर्द इन संबंधों को ध्यान में रखते हुए काम करना, उसमें वैज्ञानिक मानसिकता फैलाना तो एक अंश है, पर विज्ञान से जो अच्छे बुरे प्रभाव हैं वो आम आदमी समझें और एक समझ के साथ फिर अपनी भलाई का काम कैसे किया जाए, उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये एक व्यापक उद्देश्य एकलव्य संस्था का है, शिक्षा उसका एक हिस्सा है। और यही काम पिछले वर्षों में फिर बढ़ के स्कूल के बाहर पर्यावरण, स्वास्थ्य ऐसे कामों में गया है। आप बताइए कि फूलों को देखकर आप उसकी जानकारी हासिल करेंगे या पढ़ के? तो इसके बारे में अपन फूलों को देखने के लिए परिवहन पर चलेंगे। इसके पहले कि आपने और कौन कौन से परिवहन किए हैं? और दूसरा पत्तियों का। तो विज्ञान में परिवहन जो है वो महत्वपूर्ण है और उसके लिए अपन अब परिवहन के लिए चलते हैं। चलिए उठिए, आइए। देखिए, फूल को पूरा तोड़ना है, डंठल है, जैसे इस तरीके से, ये देख लीजिए, हैं? तोड़िए सब लोग, फूल तोड़ लीजिए, तोड़िए। आइए मेरे साथ, जल्दी कीजिए। आज आपने जो फूल लाए हैं वो कौन सा फूल है? इस फूल के आंतरिक अंगों की जानकारी अपन करेंगे आज। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस फूल को काटना पड़ेगा। इस फूल को खड़ी काट में काटिए, सब लोग खड़ी काट में काटिए। यस, काटना शुरू करें ब्लेड से। उधर वो ब्लेड ले लो, हाँ, ब्लेड से काटिए। ये फूल का कौन सा अंग है? ये टूट गया है, ये स्त्री के साथ। हम लोग शिक्षा में एक व्यापक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। इसमें केवल नया पाठ्यक्रम बनाना या नए तरीके पढ़ाने के खोजना ही नहीं, मगर व्यापक असर डालने के लिए शिक्षकों की मानसिकता और अपने पूरे जो शिक्षा तंत्र के जो ढांचा है उसको बदलना ज़रूरी है। तो शिक्षकों की मानसिकता बदलना का एक प्रमुख अंग जो हमारे ट्रेनिंग से होता है कि वो अपने आप को और अपने बच्चों के साथ जो संबंध है उसको अलग दृष्टि से देखने लगे, एक ज़्यादा खुले व्यवहार बच्चों के साथ वो शुरू कर पाएँ। चलो भाई, कौन किसमें फूट डालना चाहता था? किसमें? लिच्छवी में डालना चाहता था। क्यों? क्योंकि वे इकट्ठे रहते थे। क्योंकि वे इकट्ठे रहते थे। तो वो रहा करे, अजातशत्रु को क्या है उसमें? क्यों भाई? लिच्छवी रहा करे अपने इकट्ठे, अजातशत्रु को उससे क्या चिंता हो रही है? वो क्या कुछ चाहता था लिच्छवियों से? युद्ध करना चाहता था। किस लिए? तुम बताओगी क्यों चाहता था वो युद्ध करना?
अरे यार कौन बताएगा, हाथ खड़े करो, कौन बता सकता है वो युद्ध करना क्यों चाहता था? सिर्फ लड़ने में उसको मजा आता था इसलिए? किस लिए कुछ चाहता था युद्ध करके? वो राज्य जीतना चाहता था। राज्य जीतना चाहता था उनका। अच्छा, तो राज्य जीतने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। तो लड़ाई करने के लिए उसके पास क्या था? अजातशत्रु के पास सेना थी उसके पास। और इनके पास सेना नहीं थी? किसके पास नहीं थी? सेना थी अजातशत्रु के पास। और अच्छा एक बात बताओ, जो अपने चित्र है ना, ये देख के बताना है कि लिच्छवियों के राजा कौन से हैं और जो अजातशत्रु के सैनिक हैं वो कौन से हैं। हाँ, चित्र पलट के देख के बताओ कौन सा चित्र अजातशत्रु के सैनिक हैं। हाथी वाला? सिर्फ हाथी ही थे उसके पास? हमने देखा है कि मतलब यदि स्कूल में सुधार लाना है तो स्कूल के बाहर भी बहुत काम करना पड़ता है, तभी स्कूल में सुधार हो पाता है। इसी दौर में हमने मतलब काफ़ी कुछ पब्लिकेशंस भी शुरू किया। और जैसे मतलब गांव-गांव में बच्चों से लेख लिखवाते थे, मतलब जो बच्चों के मन में आते थे ना वो लिख लेते थे, उसको हम साइकिल्स चल करके बच्चों में ही बांटते थे। और धीरे धीरे ऐसे हमारे जो प्रकाशन के काम हैं काफ़ी विकसित हुई। और धीरे धीरे हमने एक बच्चों के लिए एक पत्रिका भी शुरू किया जिसका नाम चकमक है। ये हमने देखा है कि मतलब यदि ऐसे व्यवस्थित रूप से एक पत्रिका निकालना है तो ये छोटे स्तर पे निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको भोपाल से शुरू किया। और धीरे धीरे हमने इस पत्रिका को एक ऐसे स्वरूप दिया कि गांव के बच्चे इसमें खूब लिखते थे। और इस सामग्री को हम पत्रिका में डाल के फिर सरकार के द्वारा इस पत्रिका को सारे स्कूलों में पहुंचाया। स्कूलों में जो पुस्तकें दी जाती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, वो एक तरह से देखें तो बहुत गिवन चीज़ है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने तय कर दिया है कि क्या पढ़ाना है उसको। कुछ एजुकेशनिस्ट ने, करिकुलम के कुछ एक्सपर्ट्स ने डिसाइड कर दिया है कि ये स्कूलों के लिए है, और वो फिर इस प्रदेश के, इस देश के सभी स्कूलों के लिए, सभी गांव के, शहर के, किसी भी क्षेत्र के, सबके लिए वो एक टेक्स्ट बुक लागू हो जाती है। और चिंता और दुख की बात यह है कि टेक्स्ट बुक बच्चे की ज़िंदगी से कितना जुड़ना चाहिए टेक्स्ट बुक को, वो पता नहीं किसके लिए एक चिंता का विषय है कि नहीं है। और हम कम से कम लोगों के सामने ये एक मुद्दा रखना चाहते हैं, एक मुद्दा बनाना चाहते हैं कि जो आप टेक्स्ट बुक स्कूल के बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल के, आम स्कूलों के बच्चों के लिए देते हैं, उसकी कम से कम एक समीक्षा तो होनी चाहिए कि वो बच्चों की ज़िंदगी से कितना जुड़ रही है। हम लोगों ने असल में इसी सवाल को लेके अपना काम शुरू किया। और पिछले सामाजिक अध्ययन की पुस्तक को लेके हमने खासकर पिछले 5 सालों में काम किया है। और ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन एक तरह से देखें तो बच्चों की आसपास की ज़िंदगी और उसके सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं की जो पूरी बात है उससे एक बहुत गहरी रूप से जुड़ी हुई है। लेकिन ये वही सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है जो कि शायद सबसे बोरिंग, सबसे डल विषय बच्चों को लगता है, जिसमें इनफैक्ट ये भी बात है कि उनको बहुत कठिन लगता है। जिस समाज के बीच वो रह रहे हैं उसके अध्ययन करने वाली पुस्तक को पढ़ना उनको बहुत कठिन और बहुत बोरिंग लगता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है।
जिस शिक्षा का मानव जीवन से सीधा संबंध हो, उस शिक्षा पर एकलव्य ने बहुत जोर दिया है। व्यावहारिक वस्तुएं बनाने की सीख एकलव्य ने मध्य प्रदेश के स्कूलों में पहुंचाई। बच्चे मिट्टी से नाना तरह की आकृतियां बनाते हैं। इससे बच्चों की व्यक्तिगत रुचि के बारे में पता चलता है और शिक्षक उन बच्चों का मार्गदर्शन आसानी से कर पाते हैं। जिन कॉन्सेप्ट्स को, जिन विषयों को हमारे पाठ्यपुस्तक के निर्माता ये कह के छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं ये बच्चों के लायक नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत गहरा है, बच्चों को क्या ये सब बताना, उनको कभी देखना चाहिए कि उस तरह के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे बच्चे बहुत स्पॉन्टेनियसली रिलेट करते हैं, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी के आसपास वो रोज़ देख रहे हैं। चाहे वो राजनीति हो कि राजा किस प्रकार से अलग अलग गुटबाजी करके अपनी ताकत को मजबूत करते हैं, चाहे वो ज़मीन के संबंध हों, चाहे वो साहूकारों के संबंध हों, चाहे वो जंगल के बारे में सरकार की नीति हो, जंगल से लोगों को जो अपनी लकड़ी और अन्य ज़रूरतें पूरी करनी है उसमें उन्हें क्या दिक्कतें अब आती हैं, पहले कैसे करते थे, कैसे वो करना चाहते हैं, या चाहे वो पठार पहाड़ मैदान के भूगोल को लेकर सिंचाई, खाद, मिट्टी, खेती, इन सब चीज़ों को लेकर जो वो देखते हैं और जो समस्याओं से वो जूझते हैं। ये इस प्रकार के बहुत से पहलू हैं जो वैसे तो हमारे इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल के पाठों में, परंपरागत पुस्तकों में बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, अमूर्त तरीके से लिखे हुए होते हैं। कभी उनको गहराई में प्रोब नहीं किया जाता, कहा जाता है कि नहीं नहीं ये बहुत गहरी बातें हैं, ये बच्चों के लायक नहीं है। पर ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें बच्चे पूरी क्लास में एक बहुत भावनात्मक इन्वॉल्वमेंट फील करते हैं, क्योंकि ये उनकी देखी हुई, परखी हुई, अनुभव की हुई बातें हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को वो समझते हैं, इनको वो एनालाइज करना चाहते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। इसकी तुलना में दूसरे ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं सोशल साइंसेस के जो कि बच्चों की, जो हमारे एक्सपर्ट्स को लगता है बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर तो हम हिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते, इसके बगैर तो हम ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स एक बच्चे की उम्र के साथ तालमेल नहीं खाते हैं या बच्चे के अनुभव के साथ तालमेल नहीं खाते हैं, फिर भी वो हमारी परंपरागत पुस्तकों में बहुत जगह लिए हुए हैं, बहुत वेटेज लिए हुए हैं। हम उन वेटेज को क्वेश्चन करना चाहते हैं, बच्चों के एंगल से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि क्यों पाठ्यपुस्तकों में उन चीज़ों की इतनी वेटेज हो और क्यों नहीं बच्चों के अनुभव और बच्चों के जो परसेप्शंस हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को वो ग्रैस्प कर पा रहे हैं, जिनसे वो इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, क्यों नहीं उनको ज़्यादा वेटेज दी जाए और वहाँ से पहले शुरू किया जाए। तो आज के शैक्षणिक बातों में एजेंडा में 2-3 चीज़ें हैं, उनको पहले निपटा दें। एक तो ये शिकायत है कि अम्लक्षार लवण के लिए इंडिकेटर फिनोफ्थलीन जो है वो स्कूलों में उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्षतिपूर्ति नहीं हुई है और दिक्कत आ रही है अम्लक्षार लवण में। तो विकल्प भी आए हैं 2-3 जगह से, पर गायत्री बहन जी फूल ले आई हैं क्योंकि उनके बच्चों ने फूलों से कुछ किया है। तो क्या किया है? हमारे यहाँ ये लिटमस पेपर नहीं मिलते थे, तो उसके कारण बच्चे लिटमस का प्रयोग नहीं कर पाते थे। तो कुछ बच्चे ये फूलों को कागज के ऊपर घिस के और उस पर उन लोगों ने प्रयोग किया अम्लक्षार का। पूरा फूल घिसते हैं क्या? हाँ, फूल को लेके, फूल की पंखुड़ियों को लेके और उनको घिस के उन लोगों ने प्रयोग किए। तो उसमें हमने देखा कि अम्लक्षार के बहुत अच्छे टेस्ट आए। क्या कोई भी कागज पर घिसते या? हाँ, कोई भी कागज पर घिस के, उन लोगों ने सादे कागज पर भी घिस के देखा था। ये जासून के फूल को कागज पर घिसकर लिटमस पेपर तैयार कर रहे हैं। ये तो नीला सा हो रहा है, सूखने पे इसका रंग नीला हो जाता है। घिस लो अच्छी तरह से जरा। हाँ, काफी हो इस गया। तरह घिस लेते हैं इसको। ठीक है, अब तो ठीक है। ये ऊपर है, इसको साफ वाले से हटा दीजिए। अब आप इस पर मैं डाल के देखिए। अम्लक्षार का परीक्षण करता देखना। ये आम ले रहा हूँ और ये देखिए, ऊपर वाले हिस्से पे डाल दीजिए, फैला दीजिए जरा। डालो। ये कैसा हो गया? लाल हो गया। हो गया जी। अब मैं इसको ये अब ये क्या डाल रहे हैं आप? ये छार चूने का पानी है ना, ये छार
बहुत कम लीजिए, ज़्यादा हो गया। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा देखिए, दूर इस तरफ कर रहा हूँ। जी बस है ना। फैला दीजिए उसको जरा। बदल रहा है रंग, इसका कलर भी थोड़ा ग्रीनिश हरा सा हो रहा है, हरा ये हरा। और ये लाल सा, लाल क्या ये कुछ अम्ल डालने से ये पिला गुलाबी सा हो गया। और ये छार डालने पे हरा हो जाता है। मतलब नोट कर लो शर्मा जी। और ज्योतिमय जी आप सीधा ही पत्ती पे डाल के जासवन के देखिए लिटमस पर कि क्या हम सीधे होता है। पत्ती पे करके देखते हैं। जासवन के लिटमस पर चौड़ी पत्ती ले लीजिए। अगर अम्ल डालें इस पर बेशरम के फूल में चूना तो लगा लाल के देखते हैं। रंग हो जाता है। चूना यानी और कि क्षार। अगर छार डालें तो हरे रंग हो जाता है। अच्छी तरह से बाकी लोग भी देख लें। मैडम की बदल रहा है ना रंग, गीला कर लीजिए। कैसे रंग आ रहा है? हरा। क्षार डालने से हरा रंग आता है। अब इसमें हम अम्ल डाल के देखते हैं क्या होगा। गाढ़े हिस्से में देखिए वहाँ भी रंग बदल गया ना, हरा रंग था जहाँ पे, ऊपर भी डाल लीजिए थोड़ा सा, वहाँ पहले जैसा गुलाबी हो फिर गया। गुलाबी हो गया। गुलाबी पहले से भी अच्छा हो गया। पहले से गाढ़ा, पहले से पहले अच्छा का हो ये गया। है। अच्छा पहले से गाढ़ा, बैंगनी के साथ और लाल हो इसमें गया। फर्क है, ये गहरा गुलाबी रंग का हो गया। गहरा हुआ तो नोट कर लीजिए। इसमें छेद करके और तो सुनीला हाँ ये कागज को गोलाकार हाँ गोलाकार, क्योंकि देख इसको इसमें पोंगरी के जैसा पोंगरी के जैसा बनाकर और इसमें उसमें डालें, पहले रोल डालें। स्याही भी लगानी है ना। हाँ ये ठीक है। स्टैंड जैसा बन गया। पहले स्याही आसपास गोला गोला चारों तरफ। ये मैं कर रहा हूँ। ये पहले से इसके अंदर ऊपर कर थोड़ा सा डुबो देना है। हाँ नीचे की तरफ कर दीजिए। डाल दो। नीचे रहता छोड़ दीजिए। और नीचे उसको कर दीजिए कागज को। कागज को नीचे कर देना सुनीला। देख लो भाई, इसमें तो चारों तरफ फैल गया, पूरा वृत्ताकार सा बन गया और रंग तो बहुत बाहर गए हैं। पीला तो बहुत बाहर दिख रहा है ना, पहले से कुछ बेहतर लग रहा है ना, क्योंकि चारों तरफ फैले हुए हैं और देखने में सुंदर है। होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम की ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का निर्माण हम सब शिक्षकों ने मिलकर ही किया है और इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें जो पाठ लिखे गए हैं वो प्रश्न इसमें अधिक हैं और कुछ बीच बीच में ये निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की क्रिया आपको करना है और उसका जो रिजल्ट्स आए, जो आप प्रयोगों के माध्यम से जो प्रयोग करेंगे उसके जो निष्कर्ष आएंगे वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये एक अभ्यास पुस्तिका है और दो जो कॉपी है और ये पुस्तक दोनों को मिलाकर ही आपकी संपूर्ण पुस्तक कहलाएगी। इस विज्ञान में परीक्षा जो है वो परंपरागत परीक्षा से भिन्न है। इसमें पुस्तकें और कापी दोनों खुली हुई रहती है। प्रश्न पत्र इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि उनमें से जो बच्चे ने पढ़ा है उसका भाग लेकर वो अपनी बुद्धि के अनुसार प्रश्न दे सकता है। होशंगाबाद विज्ञान बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये दूसरी विज्ञान से एकदम नए तरीके का है। इसमें बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं तो उनमें निडरता आती है और बोलने की क्षमता बहुत आती है, जिसके के कारण वो दूसरे विषयों में भी निडर होकर प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक के अधिक से अधिक निकट आते हैं। विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के कुछ और पहलू भी हैं। उनमें से एक सवाली राम है। सवाली राम एक काल्पनिक कैरेक्टर है जिसके नाम से बच्चों के लिए हर किताब में खत शुरुआत में ही दिया गया है और उस खत में लिखा है कि आप लोग बहुत से प्रयोग करते होंगे, अवलोकन करते होंगे अपने आसपास के।
तो आपके मन में बहुत सी बातें भी आती होंगी, शंकाएं आती होंगी, प्रश्न आते होंगे। उन सब प्रश्नों को मुझे खत में लिख सकते हो। और ऐसे बहुत से खत हर महीने आते हैं, आजकल तकरीबन 100-125 खत आते हैं, और उनमें से हर खत का जवाब हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है।